घर बेघर बाग तीन। गोपालन मान गया है। शायद अपना आखिरी दाव चलना चाहता होगा। हम सब ड्राइंग रूम में ही घेरा डालकर बैठ गए। पता नहीं कौन सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गया है। वैसे इसकी जरूरत भी थी। सभी का तो खून खौल रहा है। गोपालन कह रहा है, ओके प्लीज प्लीज। तभी हमारी निगाह सामने बेडरूम के दरवाजे के पीछे से सहमी हुई सी उसकी बीवी पर पड़ती है। उसके चेहरे पर बयातुर हिरणी जैसे भाव है। उसने अपने सीने से एक छोटा सा कुत्ता दबा रखा है। औरत बेहद डरी हुई है। वह जिस तरह से सारा नज़ारा देख रही है, उससे मैं अचानक सा पका गया हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी औरत की आंखों में इतना डर नहीं देखा होगा। उफ, मैं उसकी तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। मैं अपने हाथ की कोल्ड ड्रिंक की बोतल वही एक कोने में रख कर बाहर आ गया हूँ। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता आंखों में इतने डर की। हमारे साथ आई कपूर की बीवी ने भी शायद उसकी आंखों में तैर रहे डर को पढ़ लिया है। उसने गोपालन की बीवी के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा है। डोंट वरी, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। वह उसका कंधा थपथपा रही है। मुझे राहत मिली है कि मैं अकेला नहीं हूँ। जिस तरह उन डरी हुई आंखों का संदेश पहुंचा है। इस बीच गोपालन ने 3-4 जगह फोन किए हैं। कहीं मारवाड़ी में तो कहीं टूटी फूटी हिंदी अंग्रेजी और मरवाड़ी में बता रहा है कि अभी उसे घर खाली करना है। वह सब जगह से आखिरी मदद मांग रहा है, लेकिन उसके चेहरे से लगता नहीं कि कहीं से भी उसे सही जवाब मिला होगा। उसने फोन रख दिया और सिर झुकाकर बैठ गया है और अपने बालों को पकड़कर खींच रहा है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब क्या होगा। महेश ने उसके पास जाकर बहुत ही ठंडे और ठहरे हुए लहजे में कहा है, अब आपके 10 मिनट पूरे हो गए हैं मिस्टर गोपालन। गोपालन कह रहा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मिस्टर गोपालन, आपके पास और कोई बात हो तो बताओ। आपका टाइम पूरा हो चुका है। मुझे कल सुबह तक टाइम चाहिए। मैं जिधर सामान, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। ओके, आप सुनेगा नहीं तो हम बात कैसे करेंगे? जस्ट 1 डे। राजू बीच में टपक पड़ा, नहीं मिलेगा और कुछ? देखिए मिस्टर, मैं महेश जी से बात कर रहा हूँ। मुझे बात करने दे आप। महेश जी, आप इसे बोलो। हम हार्ट पेशेंट है। हमको कुछ हो गया तो हमारा। राजू अब गुस्से में आ गया है। मैं तेरे किसी नाटक में आने वाला नहीं। हटो जी, उतारो सामान। बहुत हो गया साले का ड्रामा। गोपालन अब रुआसा हो गया है। हम ड्रामा करता है? हम ड्रामा करता है? आप क्या बोल रहा है कि हम ड्रामा करता है? राजू ने उसकी नकल उतारी है। हाँ, ड्रामा करता है। और इतना कहते ही उसने सामान उठाकर दरवाजे के बाहर ले जाना शुरू कर दिया है। हम सब तमाशेबीनों की तरह खड़े देख रहे हैं। अब कोई भी बीच में नहीं आ रहा है। सबको पता है बीच बचाव करने की घड़ी जा चुकी है। जिस बीच काफी चीजें बाहर ले आई जा चुकी है। अब सब ने मिलकर सामान निकालने में मदद करनी शुरू कर दी है। मैं अभी भी गोपालन की बीवी की सहमी सहमी आंखों पर के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे लग रहा है उस बेचारी के साथ गलत हो रहा है। उसे तो मुंबई आए 24 घंटे भी नहीं हुए। शादी भी 2-3 दिन पहले ही हुई होगी। पता नहीं क्या क्या सपने लेकर आई होगी और क्या क्या सब बाज दिखाए गए होंगे उसे। लेकिन सच्चाई तो वही है जो वह अपनी डरी डरी आंखों से देख रही है। वह अब रसोई के दरवाजे पर आ गई है। मैं कनखियों से देखता हूँ। उसकी आंखों से धारों धार आंसू बह रहे हैं। गोपालन कह रहा है, वन मोर चांस प्लीज, जस्ट वन फोन प्लीज। महेश ने इजाजत दे दी है। ओके, एक और फोन कर ले। गोपालन एक और फोन कर रहा है। वह फोन पर गिड़गिड़ा रहा है। इसी बीच राजू और दूसरे लड़कों ने रसोई में जाकर सामान समेटना शुरू कर दिया है। गोपालन ने फोन नीचे रख दिया है और फिर सिर पकड़कर बैठ गया है। वह अब अपने आप से बोल रहा है। वह अपने आप से बातें कर रहा है। माय बैड लक, क्या क्या ड्रीम्स लेकर आया था। वाइफ को बोला, तुम्हें अक्का
मुंबई घुमाएगा, एंजॉय कराएगा। अभी जर्नी का थकान भी नहीं उतारा और ये लोग मेरा सामान सड़क पर डाल दिया है। इंसानियत मर गया है। इंसान का अब कोई भरोसा नहीं रहा। मैं कितना रिक्वेस्ट किया लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये शहर डेड लोगों का शहर है। आदमी मर जाएगा तो भी कोई पूछने की वास्ते नहीं आएगा। हम अपनी लाइफ का क्रीम इस शहर को दिया। आज हमारा ये हालत है कि हमारा सारा सामान सड़क पर है। हमारा वाइफ क्या सोचेगा कि उनका इस शहर में एक भी फ्रेंड नहीं है। लोग हमारा कितना रिस्पेक्ट करता था। हम किस किस का मदद नहीं किया। आज जब हमको मदद का जरूरत है वो कोई नहीं है, कोई नहीं है। ओ गॉड, आई एम अलोन। हेल्प मी गॉड। माई लाइफ, माई ड्रीम्स, माई करियर गॉन। माई गॉड। उसने अचानक रोना शुरू कर दिया है। तय है उसका कोई इंतजाम नहीं हो पाया है। मैं एक किनारे खड़ा देख रहा हूँ कि इस बीच सारा सामान नीचे उतार दिया गया है। गोपालन अपनी वाइफ का हाथ पकड़कर नीचे आ रहा है और धीरे धीरे चलते हुए सामान के ढेर पर बैठ गया है। उसकी वाइफ अभी भी बहुत डरी हुई है और सहमी हुई निगाहें से चारों तरफ देख रही है। मैं अपने आप से पूछता हूँ, ये सब क्या हो रहा है? हमने ये सब तो नहीं चाहा था। मैं सोच भी नहीं पा रहा कि इस सब में मेरी क्या भूमिका है। मैं नीचे आ गया हूँ और मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा। गोपालन की बीवी की आंखों में पसरे डर ने पता नहीं मुझ पर क्या असर कर दिया है। बाकी सब लोग अभी भी ऊपर ही है। धीरे धीरे अंधेरा गिर रहा है। गोपालन सड़क पर रखे अपने सामान पर बैठा हुआ है। अचानक उसने अपना सीना दबाना शुरू कर दिया है। उसे शायद सीने में दर्द महसूस हो रहा है। उसने अपने ड्राइवर को इशारा किया है। वह दौड़कर पास ही दुकान से उसके लिए सोडा लेकर आया है। वह सीना दबाए सोडा पी रहा है। उसकी बीवी और ज्यादा डर गई है। उसने कुत्ते को नीचे उतार दिया है और पति के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हो गई है। मेरी निगाह ऊपर की तरफ जाती है। वहां बालकनी में खड़े राजू, महेश और उसके दोस्त खुशियां मनाते हुए बियर पी रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि मुझे महेश का मकान खाली होने के लिए खुश होना चाहिए या गोपालन और उसकी नई ब्याता बीवी के इस तरह सड़क पर आ जाने के कारण उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे सहानुभूति के दो बोल बोलने चाहिए। उसकी बीवी अभी भी डरी सहमी खड़ी है। मैंने एक गहरी सांस ली। लगा जैसे यह सांस नहीं, कोई अपराध बोध हो जो भीतर ही भीतर कसक बनकर उतर गया है। मैं फिर से उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, लेकिन मेरा मन बार बार उधर ही खींचता है। उसके चेहरे पर जो डर, असमंजस और विश्वास है वह मेरे भीतर एक ठेस पैदा कर रहा है। उसने अपने पल्लू से अपने आंसू पोंछे हैं और अब वह चुपचाप अपने पति के पास बैठ गई है। गोपालन अब थक चुका है, मानसिक, शारीरिक और शायद आत्मिक रूप से भी। उसकी आंखें लाल है, सांसें अनियमित। मैंने पास जाकर धीमे से पूछा, गोपालन, अस्पताल जाना है क्या? वह मुझे देखकर थोड़ा चौंका। कुछ कहने की कोशिश की लेकिन आवाज नहीं निकली। उसकी बीवी ने मेरी ओर देखा। उस नज़र में अब भी भय था लेकिन साथ ही एक अजीब तरह की उम्मीद भी थी। मैंने पास जाकर ड्राइवर से कहा, गाड़ी निकालो, पहले इन्हें डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। ड्राइवर तुरंत हरकत में आया। गोपालन को सहारा देकर गाड़ी तक ले जाया गया। उसकी बीवी पीछे पीछे चली। बियर की बोतल ऊपर की बालकनी से अब भी झलक रही थी। हंसी मजाक की आवाजें आ रही थी लेकिन मुझे अब ये आवाजें बेसुरी लग रही थी, जैसे किसी शौक में नाच गाना हो रहा हो। मैं गाड़ी के पास पहुंचा तो गोपालन की बीवी ने बहुत धीमे स्वर में कहा, थैंक यू भैया। उसने मेरी तरफ एक बार और देखा। उस एक नज़र में शर्म, भय और आभार एक साथ था। मैं गाड़ी के दरवाजे से पीछे हट गया। गाड़ी चल दी। सड़क पर सामान अब भी बिखरा पड़ा था और मैं वहीं खड़ा सोच रहा था कि इस शहर की रफ्तार में इंसानियत किस मोड़ पर पीछे छूट गई है और मेरी भूमिका, क्या मैं भी उतना ही दोषी हूँ जितना बाकी सब? शायद
मैं भी तमाशबीन ही था, या शायद अब कुछ बदलने की शुरुआत कर रहा था। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। सड़कों पर रोशनी की पीली छायाएं पसरी थी और उस उजाले में गोपालन के सामान के इर्द गिर्द एक अजीब सी चुप्पी मंडरा रही थी, जैसे कुछ कहने को तैयार हो पर शब्दों की हिम्मत न हो। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। मैंने महेश से सिर्फ इतना कहा, कमरा खाली हो गया, पर तुम्हारा इंसान भी खाली हो गया है। और मैं वहां से निकल गया। नीचे सड़क पर लौटते हुए मेरी नज़र फिर उस जगह पर पड़ी जहां कुछ घंटे पहले एक परिवार की गरिमा, उम्मीद और सपने खुले आसमान के नीचे बिखर गए थे। गोपालन शायद अस्पताल पहुंच गया होगा। उसकी बीवी शायद अब भी किसी कोने में दुबकी हुई होगी, इस शहर से डरी हुई जहां इंसान का दिल फ्लैट की कीमत से छोटा हो चला है। मैंने एक आखिरी बार उस सड़क की ओर देखा और मन ही मन सोचने लगा, हमने एक फ्लैट तो खाली करवाया है, पर उस जगह जो शून्य बचा है उसे भरने में बहुत वक्त लगेगा, शायद कभी न भर सके।